जी 14 मार्च को लाहौर डिफेंस के इलाके की एक फैमिली अपनी पूरी फैमिली को लेकर जो है वो सैरी करने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो सैरी करके अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं तो एक वाइट कलर की बड़ी गाड़ी में 4 डाकू भी उनके साथ उनके घर में दाखिल हो जाते हैं। वो पूरी फैमिली को यरगमाल बनाते हैं और उसके बाद घर के अंदर से तकरीबन 14 करोड़ मालियत का बताया जाता है कि सोना, डायमंड और कीमती जवाहरात समेत उनकी नकदी वगैरह लेकर फ़रार हो जाते हैं। ये 4 डाकू बड़े ड्रामाटाइज अंदाज से जो हैं इस घर के अंदर दाखिल हुए। बाहर चौकीदार मौजूद था, उसको उन्होंने यरगमाल बनाया। उसके बाद अंदर जाके पूरी फैमिली को यरगमाल बनाया और घर के दोनों फ्लोर जो हैं वहाँ पर ये डकैती की वारदात की। और इसके बाद जो है शहरी ने 15 पर कॉल की, पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची और इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक जो है 19 करोड़ की वारदात ये पेश आई, जिसमें 200 तोले सोना बताया जाता है, 8 से ज़ायद जो है डायमंड ज्वेलरी के सेट बताए जाते हैं, नकदी बताई जाती है और कीमती घर का सामान जो है वो बताया जाता है। और मदई मुकदमा जिसका नाम आमिर सईद है उसके मुताबिक काफ़ी हद तक जो सोना था उसकी वालदा के कमरे में मौजूद था और उसकी वालदा के सर पर जो है बंदूक लगाकर उनसे भी ये सोना लूटा गया। उसके बाद ये डाकू फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। लाहौर पुलिस एक्टिव होती है। गुज़श्ता रात जो है डाकुओं का आमना सामना गज्जू मता के इलाके में लाहौर की ऑपरेशन पुलिस के साथ हो जाता है, जहां पर एक डाकू हलाक हो जाता है और 3 फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और पूरी लाहौर पुलिस जो है वो हरकत में आ जाती है, लेकिन अभी तक ना ही रिकवरी हुई, ना ही बाकी 3 डाकुओं का सुराग लगाया जा सका कि वो तीनों डाकू कहाँ फ़रार हुए। हम इसके हवाले से आज बात करते हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, लाहौर शहर में इतनी बड़ी वारदात ईद से कबल रमज़ान के महीने में, क्या तैयारियां इन डाकुओं की चल रही होती हैं रमज़ान के महीने में कि इतनी बड़ी वारदात करने के लिए ये रमज़ान के आखिरी अशरे में ही एक्टिव हो जाते हैं? जी बिल्कुल अदनान, बात ऐसी ही है क्योंकि जब रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है तो पुलिस सिक्योरिटी पर इंगेज होती है। हालांकि लाहौर पुलिस की जानिब से एक बड़ा सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सारी तवज्जो मार्केटों में होती है, जो बड़ी बड़ी मार्केट हैं। तो जो रहायशी इलाके हैं ज़्यादातर ये पोश इलाके हैं कि जहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी होती है या उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। मगर ये देखा जाए जो बड़ी वारदात होती है वो एक रैकी के तहत होती है, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से होती है, इनकी इतलात होती है, कोई ना कोई इनमें इन्वॉल्व ज़रूर होता है। ये देखिए ये 19 करोड़ की वारदात है, उससे पता घर में डायमंड के ज्वेलरी भी है, सोने भी है, बड़ी रकम भी है। वो डाकू जाते हुए उनकी गाड़ी भी ले जाते हैं। देखिए जब ये वारदात होती है तो वारदात के बाद डाकुओं की कोशिश होती है कि मैक्सिमम इन दिनों में मैक्सिमम हम वारदातें कर लें। अगर एक वारदात वो कामयाब हो जाती है तो उनकी कोशिश होती है कि उसी दिन या अगले दिन एक नई वारदात, वो क्योंकि उनके पास टिप्स होते हैं, उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो किन घरों में ये वारदातें करेंगे। अच्छा, जैसा कि ये गुज़िश्ता रोज़ का ये वाक़या है जो डाकू इसमें हलाक हुआ है, इसकी शरारत अफ़गानी बशिंदे से हुई है। देखिए माजी में भी ऐसे बहुत सारे अफ़गानी बशिंदे थे कि जो कि बड़ी बड़ी वारदातों में मुलविस होते थे और बहुत सारे माजी में कि जो CIA और OCU ने गिरफ़्तार किए थे डाकू जो अफ़गानी थे, उनका किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ होता था। कोई तालिबान से थे जुड़े हुए डाकू थे, कोई पंजाबी तालिबान से थे, कोई KPK से डायरेक्ट करते थे और कोई अफ़गानिस्तान से करते थे। इसमें ना सिर्फ डकैती, बैंक डकैती, बल्कि अगवा की बड़ी बड़ी वारदातें थी, जिनमें साबिक़ गवर्नर सुलेमान तसीर का बेटा था, एक साबिक़ फ़ौजी जर्नैल था, उसका एक दामाद था जो इचरा में गोल्ड का काम करता था। उनकी अगवा भी इन्हीं लोगों की ही एक मुनज़्ज़म थी कि लाहौर में ये वारदातें करते। इनकी शनाख्त बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती। बड़े पुरअमन इलाकों में ये राइश पजीर होते हैं, मगर ये वारदातें करते हैं। वारदातें करके वो ऐसे गायब होते हैं कि उनका सुराग लगाना इंतहाई मुश्किल होता है। मगर हमारी जो पुलिस है, ख़ुसूसी तौर पर हमारी CCD है, या इससे पहले OCU थी या CIA थी, उनकी नेटवर्किंग या जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी मजबूत थी। तो उन्होंने काफ़ी हद तक ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया था कि जिनका ताल्लुक़ दहशतगर्द तंजीमों से था, मुनज़्ज़म गिरोहों से था, कि जो अपनी ख़वातीन के ज़रिए लोगों में के घरों में काम करती थी या उनसे राब्ते रखती थी। तो ऐसी वारदातें हमेशा बड़े बड़े घरों में हुई हैं और ये वारदातें बड़ी बड़ी हुई हैं और इन बड़ी वारदातों में बड़े बड़े पैसे गए हैं। और ये एक इत्तला के मुताबिक होता था कि इस घर में इतनी मालियत का सामान पड़ा हुआ है। अब ये देखें ना कि जो रात मुकाबला हुआ है ये अचानक हुआ है, क्योंकि वो लूटी हुई गाड़ी जो कि आपके सेफ सिटी में भी FIR में भी बताई गई थी, वो H ब्लॉक में फिर रही थी। H ब्लॉक में जब सेफ सिटी वाले
मुतलका पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें ये वही वारदात वाली गाड़ी है, वो फिर रही है, शायद किसी वारदात के चक्कर में 2-3 होटलों के बाद ये खड़ी है, शायद यहाँ वो खाना खाने के लिए रुके या वारदात की नीयत से रुके। तो लाहौर पुलिस ने तमाम नाकों को अलर्ट कर दिया। वो गाड़ी जब देखती है कि हमारी रैकी हो रही है, पुलिस वो मशकूक हमारी गाड़ी आ गई है, तो उन्होंने निकलने की कोशिश की। और जैसे ही वो गंजुमतन नाके पर पहुँचे तो पुलिस पहले से ही मौजूद होती है उस गाड़ी को रोकने के लिए। जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं वो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। तब जवाबी फायरिंग में एक जो जाज़े खां के नाम से शनाख्त किया गया, जिसे अफ़गान पासपोर्ट भी बरामद हुआ है, बिल्कुल, तो वो उसकी शनाख्त उससे हुई है। बाकी 3 कौन थे, वो क्या पंजाबी थे, वो अफ़गान थे। यकीन ये अफ़गान गिरोह ही है को ना सिर्फ ये बड़ी बड़ी वारदातें, इनके छोटे बच्चे ये ट्रेंड होते हैं छोटी वारदातें करके, और उनमें ज़्यादातर ये झपट्टा होता है, छोटी और वारदातें। लेकिन राणा साहब ये तो बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी हैवी गन्स इनके पास थी, जो सीसीटीवी फुटेज भी पहली रात की उस डकैती के जब ये फ़रार हो रहे थे और एंटर हो रहे थे वो सामने आई। लेकिन आप ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, क्या ये खबर वाकई ये खबर है कोई कि ये अफ़गान थे और इनका किसी तंजीम के साथ भी ताल्लुक़ है? देखिए, इस वक्त जो जराइम में मुलव्वस अफ़गान है वो यकीनन किसी न किसी तंजीम के लिए काम कर रहे हैं। मुनज़्ज़म गिरोह जो बड़ी वारदातें कर रहे हैं वो यकीनन किसी टारगेट पे होते हैं। देखिए, एक रात वो वारदात करते हैं 19 करोड़ की, उसके बाद उसी गाड़ी में ये फिर वही लोग फिर रहे होते हैं। यकीनन ये रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें कर रहे हैं। हालांकि हमारे सिक्योरिटी अदारे, हमारी पुलिस बड़े तरीके से एक मुस्तरद और चुस्त खड़ी हुई है इन लोगों को पकड़ने के लिए, जिसकी मिसाल ये गंजुमतन नाका है कि इसमें हमने एक रोक के एक डाकू जो है वो हलाक हुआ है, जिससे ना सिर्फ पासपोर्ट बरामद हुआ है बल्कि उसकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर अफ़गानी निकली है। तो अगर हम माजी में देखें जो बड़ी वारदातों में जो मुलव्वस थे वो किसी न किसी तालिबान, किसी न किसी तंजीम से उनकी वाबस्तगी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डाकू हैं जो इतनी बड़ी वारदातें कर रहे हैं, यकीनन इनका ताल्लुक भी किसी न किसी फितना ख्वारी से होगा। अगर हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पुलिस अगर इसकी तहकीकात करती हैं, क्योंकि हमारे इदारों की जानिब से तो मुकम्मल अफ़गानियों की ना सिर्फ उनका इनखला किया जा रहा है बल्कि उनके हवाले से हमारी सिक्योरिटी ब्रांच की जो रिपोर्ट्स है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उनको पकड़ने के हवाले से मगर इसी दौर में, हमारे इस दौर में फैसल कामरान की ये सीसी की दौर में बहुत सारे जो अफ़गान बशिंदे हैं वो वारदातों में मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। उनके ऊपर मुकदमात है, सीसीटीवी फुटेज है, हमारे अदारों के पास उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा राणा साहब, आपने कहा कि इनका ताल्लुक होगा, मान लिया हो सकता है, लेकिन इस तरह के लोग, इस तरह के गिरोह डकैती करने के बाद ही क्यों पता चलते हैं? उससे पहले इस तरह के गिरोह जब दंदलाते फिर रहे होते हैं लाहौर शहर जैसे शहर में, तो तब पुलिस क्यों नहीं एक्टिव होती? कोई वाक़या होने के बाद ही पुलिस क्यों एक्टिव हो जाती है? अच्छा, बात ये है कि देखिए, अदारों की आंखों में वो धूल झोंक रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो एक पुरअमन शहरी बन के बैठे हुए हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते हैं। लेकिन जब इनकी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फौरी वारदात करते हैं, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते वारदात की, या तो वो केपी में फरार हो जाते हैं आपको, क्योंकि अफ़गान बॉर्डर जो है बंद है, वो ऐसे इलाकों में पनाह ले लेते हैं वारदात के बाद कि उनकी शनाख्त, उनका एक तरीक़ेकार होता है कि जो वारदात की वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की मदद से अलग फिर वो फरार होकर रूपोश हो जाते हैं। तो जब एक बंदा रूपोश है, वो बैठा हुआ है, उसके जो दीगर साथी है वो इसके ऊपर वारदात के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इनके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ये एक पूरा मुनज़्ज़म गैंग होता है अदनान, मगर रैकी करने वाला अलग है, उनकी इतला देने वाला अलग है, वारदात के बाद सामान लेकिन जाने वाला अलग है। देखिए, अगर उनके पास वो वारदात का लूटा हुआ वो माल होता, माल मसरूका होता, तो मैं सकता हूँ जो कल वारदात हुई है उसमें एक चीज़ भी बरामद हो जाती। सिर्फ उसका पासपोर्ट बरामद हुआ है, वो ऐसे ही फिर होते हैं जैसे एक पुरअमन शहरी हैं, उनको पीछे असर देने वाले और होते हैं। ये एक पूरा ट्रैक होता है, एक लाइन होती है, चेन होती है। वारदात करने से कबल ये पूरी रैकी करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी वारदात जिसमें आप 19 करोड़ से लेकर 55 करोड़ की भी वारदात हुई है, उसमें चोरी की भी बड़ी वारदात हुई है। देखिए, किसे क्या पता किस घर में क्या है, किसी को तब वारदात तभी होगी जब उसको मुकम्मल इतला होगी कि इस घर में इतना पैसा, इतना माल, इतना सोना पड़ा हुआ है, तो तब ही वो वारदात होगी। ये पिछले दिनों शेरा कोट में एक बंदा सोना बेच के आता है, 20 करोड़ की वो वारदात है, उसे गोली मार दी जाती है। देखिए, वो सोना अगर चांदी वो बेच के आया है, किसी को वो मार्केट से बैगों में पैसे लेके निकला है, रिक्शे में आ रहा है, एक इधर हमारे इतनी ट्रांसपोर्ट जा रही, किसी को पता किस गाड़ी में क्या है, उसने स्पेसिफिक एक रिक्शे को टारगेट किया, उस रिक्शे में पैसे छीने, उसे गोली मार दी और फरार हो गए। इसी तरह ये 19 करोड़ की वारदात, तो आप यकीन करें कि ये ऐसे नहीं हो सकती
किसी की इतलात ये पुलिस भी जानती है कि किसी न किसी ने इनकी रैकी दी है, इनके घर की इंफॉर्मेशन दी है। तो ये वो मैं वही बार बार कहूँगा कि ये एक बड़े मुनज़्ज़म गिरोह होते हैं को जिनकी सरपरस्ती जनाब पेशा लोग करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये फितरत ख़वारिज तालिबान अफ़गानी जो तालिबान है, क्या वो जराइम में मुलव्वस नहीं है? वो लोगों को पाकिस्तान में वारदातों की मोटिवेशन करते हैं, उनको तरबियत देते हैं। तो यकीनन ये उसी तरबियत की कड़ी है। पुलिस अगर इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करे तो यकीनन ये एक बड़ा गैंग जो है वो सामने आएगा, वो पकड़ा जाएगा। एक बंदे की शनाख्त अगर इसी ट्रैक पे चलें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये मुल्ज़म गिरफ्तार हो। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, बाकी 3 फरार हो गए, रात को अचानक पुलिस मुकाबला हुआ ऑपरेशन पुलिस का इन डाकुओं के साथ, 3 फरार हो गए, 1 हलाक हो गया जिसकी शनाख्त भी हो चुकी है, अफ़गानी, उसके पास पासपोर्ट भी निकल आया। अब इस फैमिली की रिकवरी और बाकी 3 मुलजिमान आपको दिखाई दे रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं? अदनान अभी तक तो जो आमिर सईद इसका मदई है वो अभी तक शुक शुबात में है। एक उसने बयान में कहा कि ये लगता तो वही है, लेकिन क्योंकि जिसके घर में वारदात होती है उससे वही लगना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आ गई रिकवरी की। रिकवरी क्योंकि एक क्लू तो नहीं, लीड तो मिली ना, इस लीड पर काम करेंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वो पुलिस इतना बड़ा ये इंसिडेंट है, ये ऑपरेशन पुलिस का जो मैं समझता हूँ कि जब से ये DIG फैसल कामला दूसरा बड़ा मुकाबला है ऑपरेशन पुलिस का। हालांकि CCD के सारे मुकाबले हैं, अगर CCD का ये वाक़या होता तो फिर मशकूक था मैं समझता हूँ रिकवरी के हवाले से, क्योंकि उन्होंने मुलज़म पकड़ के ही ये कर, क्योंकि ये अचानक वाक़या हुआ है। अचानक वाक़े में जो कहते हैं पंजाबी में अन्य हाथ बटेरा, ये इनके हाथ में अन्य हाथ बटेरा है। तो ऐसे वाक़े में इनको बाकी रिकवरी करने के लिए ना सिर्फ आमिर सईद को इत्मीनान में लेना पड़ेगा, बल्कि इसकी वारदात के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि ये अगर, क्योंकि बॉर्डर तो बंद है और इसके ऊपर अगर मुकम्मल कार्रवाई की जाए, छानबीन की जाए, तो उसकी रिकवरी भी हो सकती है। जी, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस डकैती की वारदात के बाकी मुलजिमान भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाएं और इस फैमिली की रिकवरी भी हो जाए, क्योंकि ये वारदात एक छोटी वारदात नहीं, एक बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म वारदात है। और लाहौर जैसे शहर में इस तरह की वारदात हो जाना ये पूरे शहर के लिए खौफ की इलामत होती है। अब पुलिस इस पर काफ़ी हद तक जो है एक्टिवली काम कर रही है। एक डाकू हलाक भी हो गया। अब देखना ये है कि इस फैमिली की रिकवरी कब होती है और बाकी 3 मुलजिमान जो कि इस रिकवरी को पुलिस को दे सकते हैं वो पुलिस की गिरफ्त में कब आते हैं। जी।